अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में हैं और उनकी वहां कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई और आलमी अमूर, अफगानिस्तान खत्ते की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की थी। अमरीकी इंतजामिया के ओहदेदार ने एक खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि तवक्को है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आज शहबाज शरीफ से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी, जबकि शहबाज शरीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप और मुसलमान रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका ऐलामे पर अमल दरामद से मुतालिक भी आज गुफ्तगू होगी। इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। इससे पहले न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे और कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में इस्लामी ममालिक की समिट के बाद अब अमरीकी सदर से यह अहम मुलाकात होने जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हमने चंद माह में देखा है कि पाकिस्तान की जानिब एक वाज़ेह अमरीकी झुकाव नजर आ रहा है। यह मुलाकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए कितनी अहम है, जनूबी एशिया में इस मुलाकात के क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद कसूरी साहब, हमने बड़े हाई प्रोफाइल राब्ते रिसेंटली देखे और पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात को देखा जाए तो ऐसा लगता है बहुत गैर मामूली हैं। ये जो झुकाव अमरीकी, एक वाज़ेह अमरीकी झुकाव खित्ते में आपको अब पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है, आपके पीछे इसकी वजह क्या है? देखिए, बात यूं है कि अभी तो मैं अल्टीमेटली तो मैं आऊंगा तरफ 4 डे वॉर जिसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ा, उसके बाद ये जो पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा हुआ, लेकिन मैं उससे पहले जाना चाहूंगा और मैं उससे पहले को 4-5 माह पहले जाना चाहूंगा। जब इनकी इनॉग्रेशन हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इन्होंने पहले ही अपने इनॉग्रल एड्रेस में, जो कि बड़ा महकमों से आता है, डिफेंस ऑफ स्टेट और फलाह इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर एक की इनपुट होती है, वो उनके कल परसों के यूनाइटेड नेशंस के वाला नहीं था कि वो इम्प्रॉम्प्टू बोल रहे थे, कोई उनके साथ सामने नोट्स नहीं थे, जो दिल में आ रहा कह रहे थे, वो कह भी रहे थे जो मेरे दिल में आ रहा है मैं कह जा रहा हूँ। अच्छा। ये ऐसी बात नहीं, सोची समझी लिखी हुई तकरीर थी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मैं काफी हैरान हुआ क्योंकि इससे पहले इंतजामिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी वजूहत जिस पे मैं 1 मिनट में आता हूँ, तो वो उन्होंने जब ये जिक्र किया कि हम मशकूर हैं हुकूमत पाकिस्तान के उन्होंने हमारी मदद की और एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन में मदद की, और फला साहब को जो इस्लामिक स्टेट खुरासान में है, जो अफगानिस्तान बेस्ड है, उसको हमारे हवाले कर दिया है। तो ये एक इंडिकेटर था। फिर सेंटकॉम के जो हेड थे उन्होंने इतनी तारीफें की पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में, दैट वाज आल्सो एन इंडिकेशन। उसके बाद जब जंग हुई है 4 डे, उसमें बहुत जबरदस्त तब्दीली आई है। 4 डे जंग में ये हुआ कि दोनों साइड्स में प्रोपेगेंडा करती हैं, तो फॉग ऑफ वॉर होती है। हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडे से जो उनका मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, वो तो बेवकूफाना हद तक आगे निकल गए, और बल्कि हिंदुस्तान का उन्होंने मुंह काला करा दिया। इतने झूठ बोले कि मीडिया की वजह से हिंदुस्तान पर मुंह काला कराया, और इसमें इकोनॉमिस्ट जैसे रिसाले ने, जहाँ हिंदुस्तान के ही ज्यादा काफी बैठे हुए बंदे, तो उन्होंने लिखने में मजबूर हो गए कि जी ये तो इंडिया वेजेस वॉर ऑन इट्स ऑडियंस, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब उसके पस मंजर में आप देखें, उनको किसी प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं, वॉर की जरूरत नहीं, उनकी आंखें खुली हुई थी, आसमान पे थी,
वो जो है उनकी सैटेलाइट्स है, चीन की सैटेलाइट्स है बेदू, इनकी 36 किस्म की वहाँ वॉच जो देख रहे हैं सारी दुनिया में, गूगल इनका फैला हुआ है। तो ये देख रहे थे हो क्या था, इन्होंने देख लिया। हुआ ये है कि अब के 35 या 34 मिनट में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डोमिनेंस हासिल कर ली और 2 दिन हिंदुस्तान की हवाई जहाज या जो इंडियन एयरफोर्स है वो उड़ी नहीं। तो लेकिन हो गया था कि जब तक फौजी हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, वो हम पल्ला है, वो भी इंडियन प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी भी है, लेकिन वो इंडियंस बड़े ये इतराते थे कि हमारी 3 गुनी बड़ी फौज है, हम इतना खर्चा करते हैं, तुम्हारा तो डिफेंस बजट जितना तुम्हारा सारा जो है ना, हमारा तो सिर्फ डिफेंस बजट तुम्हारे बजट से ज्यादा है। ये मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे साइड पे जाके। अब उनको समझ आ गई कि जनाब हमारी फौज ने माजी में भी डिफेंड किया, 1 इंच उनको नहीं लेने दिया। 1971 में भी बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट पे वो कुछ नहीं ले सके। ठीक। लेकिन इसमें खुर्शीद कुसरी साहब, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तान को, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर खित्ते में देखा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब जो है वो निकाला जाना चाहिए, या अमेरिका पाकिस्तान को इस रोल में देखता है? अगर पहली बात तो यह है कि जो भारत के मतलब प्रोपेगेंडा था वो अमेरिका में भी, और भारत की बदनसीबी ये है कि उन्होंने इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने जंग में ये कमाल कर दिया वो कर दिए। और ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने बंद कराई है जंग 2 न्यूक्लियर पावर्स में। कोई होशमंद ऐसा नहीं होशमंद बंदा जो ये शुक्रिया ना अदा करे कि 2 न्यूक्लियर पावर्स किस हद तक जा रही है, ड्रोन बरसा रही है, मिसाइल्स बरसा रही है, और इतना वो एक दूसरे का नुकसान कर रही है। वो किसी हद तक जा सकती थी जंग। उन्होंने रोका, उन्होंने क्रेडिट क्लेम किया, हमने क्रेडिट दे दिया। हिंदुस्तान डर के मारे कि अगर उन्होंने क्रेडिट दिया तो लोग कह रहे हैं ये तो कह रहे उन्होंने कमाल की विक्ट्रीज हासिल की हैं, ये तो इतने कमजोर थे कि अमेरिका कहने पे जंग से रुक गए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर्सनली भी इनसे मोदी साहब जो बड़ी उनकी प्रोपेगेंडा किया करते थे अब की बार, वो जो है ट्रंप ने उसको भी नहीं बुलाया। और भी फैक्टर्स है, टाइम कम है कि क्यों ट्रंप साहब मोदी से नाराज है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसमें आप पूछ रहे हैं कि जी क्या सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात, सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऐसे मैंने जिक्र किया था कि भारत अपने आप को एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर कर रहा था, यहाँ छोड़े क्या होता साउथ चाइना सी में कर रहा था, वियतनाम को, फिलीपींस को। कोई तो अपना घर को देखो, यहाँ से छलांगे मार के साथ से, लेकिन इनकी जो वैसे अहमियत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इनको इग्नोर करके मालदीव को उधर साउथ चाइना सी पहुंच गए थे। तो गल्फ में जब ये अंदाजा हुआ कि, और अमेरिका को अंदाजा हुआ कि साउथ चाइना सी में क्या खाक मदद करेंगे, और ठीक है अपना डिफेंड कर लें। तो अब मुझे नजर ये आ रहा है कि जो नजर क्या आ रहा है तो वाज़ेह हो गया है कि तो सऊदीया का एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अगर एक पे हमला होगा तो दोनों पे तस्वर किया जाएगा, उसका असर सारे खित्ते पे होगा। आज मैं एक आर्टिकल लिखा, सेंट्रल एशियन ऑथर राइटर्स है, एनालिस्ट है, ये उनका स्ट्रेटेजिक स्टडीज का इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल एशिया वाले कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द डेकेड आज है डिप्लोमेट मजमून के अंदर। तो इसका मतलब सेंट्रल एशिया में असर हुआ है। सेंट्रल एशिया को तो आपने देख लिया कि उनके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बुलाया था सेंटकॉम हेड को, तो सारे वहाँ के जितने हेड हैं सेंट्रल एशियन डिफेंस के वो आए हुए थे वहाँ। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें खुर्शीद कुसरी साहब एक चीज जो कि अमेरिका के हवाले से अक्सर कही जाती है कि देयर आर नो फ्री लंचेस और स्पेशली इन व्हाइट हाउस, तो आपके ख्याल में क्या ऐसे अमरीकी मफादात है और या क्या ऐसे पाकिस्तान को इस रिलेशनशिप को जो आगे बढ़ाते हुए किन चीजों को सामने जो है वो रखना होगा? देखिए यहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है तो मैं कह रही है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की तरफ हम जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एकदम बुलाया,
सेंट कॉम के जो रिटायर हो रहे थे, नए आ रहे थे, उनकी जगह जी। नेवी के, उस पर भी फील्ड मार्शल को बुलाया गया। मतलब जी। सोची समझी बात है। हाँ। फिर प्राइम मिनिस्टर को अब दावत दी गई। तो ये जहाँ मुस्तरफ रहे हैं, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुट्टी की हुई थी, पुट्टी क्यों की थी? ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए अफगानिस्तान में सारा इल्जाम पाकिस्तान को थोप दिया, जिसकी वजह से ये हुआ है, इन्होंने ये किया और वो किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ फिर गए हैं और उनके साथ बाकी भी टीम होगी, कि ये जो अब ट्रांसलेट करे, एफर्ट होनी चाहिए कि अमेरिका जो कह रहा है कि हम हमारे ये जो शेल ऑयल है उसकी तरफ, और फिर वो कह रहे हैं जी हम कॉपर और दीगर मिनरल्स में और कुछ एरियाज में रेयर अर्थ में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान का एक ही रास्ता है गुर्बत से छुटकारे का, IMF से छूटने का, कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। मुझे एक तो मेरा ख्याल है, मेरी ये उम्मीद होगी कि उस तरफ अमेरिकन कंपनी शायद आए, बावजूद ये कि हमारे प्रॉब्लम है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर की कंपनी को भी कुछ न कुछ डेफिनेटली वो गवर्नमेंट वहाँ की इनकरेज करेंगी। अच्छा। मेजर प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनका रिस्क कम हो जाए। तो उसमें वो अकेले अगर ना भी करें तो शराकत के साथ कर सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। ये इसका नतीजा निकलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, या इन्वेस्टमेंट, और हमें एक सबक सीखना चाहिए कि बजाय ट्रायम्फलिज्म के और ये हम कर देंगे वो कर देंगे, हमें जो हमारी कमजोरियां हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी जरूरत है स्ट्रक्चरल चेंजेस की, वो हमें अब कर देनी चाहिए, ताकि हर दूसरे साल हम IMF के दरवाजे पे ना पहुंच जाए। तो होता ही है कि जब IMF के दरवाजे में, एक तो वैसे ही ऑनरेबल नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग वोल खड़ी खड़ी आ जाए, नंबर 2 वो दवाई इतनी कड़वी देते हैं कि बुखार तो उतर जाता है, बीमार हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है। आपने देखा है कि उस नतीजे में जो IMF से हम गए हैं, जो मैं समझता हूँ जाना चाहिए था, मैं तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन 3% आपकी 18% से 25% पॉवर्टी हुई है। बिल्कुल ठीक। पॉवर्टी को फाइट करने का एक ही तरीका है कि इन्वेस्टमेंट आए। बिल्कुल ठीक। नतीजे में मुझे तो उम्मीद है तो जरूर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी बात कर रहे थे, साबिक वजीर खारजा। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को मशरिक़ वस्ता और गजा के लिए एक 21 नुकाती अमन मनसूबा पेश किया है, जिसे खित्ते में क़याम अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये इंकशाफ अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने भी किया, और उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप का अमन मनसूबा जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन्स पर मुसलमान रहनुमाओं को पेश किया गया है। खुसूसी एलची के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम पुरुमीद हैं कि आने वाले चंद रोज में गजा से मुतालिक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि ईरान से भी मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं, ताहम तेहरान ने इस मरहले पर सख्त मौक़िफ़ अपना रखा है, जबकि हम बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में होने वाली अहम मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराहान भी शरीक थे। सदर ट्रंप ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें इस मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया। अब ये जो अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली का इजलास है, इसकी साइड लाइन पर ऐसा लगता है एक बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है, ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर के गजा की जो सूरत हाल है उसका कोई हल निकाला जा सके। क्या ऐसा होना मुमकिन है या नहीं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आदिल सुल्तान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। उनसे इस पर बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आदिल सुल्तान साहब, सबसे पहले ये जो हम एक डिप्लोमेटिक पुश देख रहे हैं गजा की सूरत हाल पर और वहां पर जो है वो जंग बंदी के लिए, आपको लगता है ये चीजें सेटलमेंट की तरफ जा सकती हैं? देखिए, मुस्तकिल सेटलमेंट गजा के लिए अभी कहना बहुत प्री मेच्योर होगा, बिकॉज अभी तो इसराइल के जिस तरह से अट्रॉसिटीज चल रही हैं, एक तरह से वो ना मानने वाली उसने एक हरदर्मी इख्तियार की हुई है, लेकिन इवेंचुअली उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस चीज की रियलाइजेशन मेरा ख्याल अब काफी हद तक हो गई कि इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया एक पैलेस्टाइन को
एक तरह से एक्सेप्ट कर रही है, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात कर रही है, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं उनको जाके रोकना पड़ेगा। और किस तरह से होता है वो अभी जरा कॉन्टूर्स जो है प्रेडिक्ट करना शायद बहुत अर्ली होगा इसमें। अच्छा, और आदिल सुल्तान साहब, अमेरिका का जो किरदार है इस मामले पर, एक इम्प्रेशन तो ये था कि अमेरिका की भरपूर हिमायत इसराइल को हासिल है और इसी वजह से इसराइल को इस कदर फ्री हैंड जो है वो मिला हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बावजूद अमेरिका की कोशिशों के इस हवाले से कुछ चीजें आगे बढ़ नहीं रही या जंगबंदी की तरफ मामला जो है वो जा नहीं रहे। तो क्या ये मामला अभी भी है कि अमेरिका की भरपूर हिमायत इसराइल को हासिल है इस मामले पर? जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। आपने लास्ट वीक अगर देखा हो कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक वो जो करारदाद थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ एक वाहिद कंट्री था जिसने उसको वीटो किया है। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ, अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसकी मर्जी ना होती या उनकी सपोर्ट ना होती तो इजराइल कभी ये चीज नहीं कर सकता था। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया एक इकट्ठी हो रही है और अब तो गजा में कुछ रह नहीं गया, ह्यूमैनिटेरियन भी अब कहें तो क्राइसिस से बढ़कर एक तरह से वहां पे एक सिचुएशन हो गई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक क्रेडिबिलिटी का भी बिग क्वेश्चन मार्क मिडल ईस्ट के अंदर। बाकी कंट्रीज भी जरा इनसिक्योर फील कर रहे थे। कतर के अंदर जिस तरह से इजराइल ने किया, जहां पे उनका एक फॉरवर्ड बेस है, सेंट्रल कमांड का एक बहुत बड़ा बेस है, सेटअप है और कतर एक किला है, तो एक कंसर्न मिडल ईस्ट के अंदर भी ये आना शुरू हो गया कि आज कतर के साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो वहां से भी प्रेशर्स थे और यूनाइटेड स्टेट्स को एक तरह से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो शायद होगी कि अगर उनके अलाइज मिडल ईस्ट के अंदर उन पर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अपना इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें मिलके, और इसराइल ने जो कुछ अपना करना था एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एक तरह से उनके बतौर, हमास को उन्होंने बिल्कुल क्रश करना था, तो शायद वो कर दिया। अब तो गजा में कुछ रहा नहीं जमीन के अलावा, जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से लोगों को वहां पे किया और शहीद किया है। तो मेरा ख्याल है अब इट्स ऑल अबाउट क्लियरिंग अप द मेस। तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अब शायद अलाइज ढूंढ रहे हैं उस रीजन के अंदर कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस मेस को कैसे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आदिल सुल्तान साहब, यूरोप के बहुत सारे ममालिक को हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को, उन्होंने जो पॉलिसी अपनी है वो उसमें एक तब्दीली आई है और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले नेतन्याहू ने जो अपनी तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, उसमें भी उन्होंने इन ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया। तो आपको इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है? यूरोप का उस पॉलिसी से जो पहले उनकी रही है डिपार्चर जो है वो क्यों नज़र आ रहा है? डेमोक्रेसीज के अंदर जिस तरह से होता है और यूरोपियन डेमोक्रेसीज के अंदर हो, तो हमने देखा है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इजराइल ने ये एट्रोसिटी शुरू की थी और पैलेस्टाइन के ऊपर उन्होंने एक धावा सा बोल दिया था, तो पब्लिक रिजेंटमेंट तो बहुत स्ट्रांग थी। यूरोपियन लीडरशिप बहुत अंडर प्रेशर थे अपने लोगों के, बिकॉज वो जवाबदेह होते हैं उस तरह से, तो प्रेशर में तो थे। अब चूंकि एक इंतहा कर दी उन्होंने, लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, तो इंटरनल प्रेशर्स इतने ज़्यादा इन जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इन डिफरेंट कंट्रीज की, एक तो वो मॉरली ठीक है, एथिकली, और दूसरा ये पब्लिक प्रेशर की वजह से इवेंचुअली वो रिलेंट तो उनको करना था। कब तक इजराइल का साथ देते रहते इन एट्रोसिटी से जो किसी हद तक किसी तरीके से भी जायज नहीं करार दी जा सकती। और इसी मामले के बैकड्रॉप में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए अहम है। एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ, और फिर दूसरा जो अब से कुछ देर में मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की। आपको लगता है मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर इसके असरात हो सकते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं रहमान साहब, जिसको एनालाइज करना जो है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक बन गया है। मुख्तलिफ लोगों की स्पेकुलेशंस है जो वेस्टर्न कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, और फिर पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है, और तभी जो OIC कॉन्फ्रेंस के बाद और ये जो एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब और पाकिस्तान का, उसके जो कॉन्टूर्स आए, जो कि जी अगर हम पे अगर कोई एग्रेशन होगी तो सऊदी अरब खड़ा होगा, और सऊदी अरब के ऊपर कोई एग्रेशन होगी तो हम उनके लिए खड़े होंगे। तो एक्चुअली तो शायद इस तरह का कोई चीज सिनेरियो ना हो, लेकिन जैसे आपने
ने पहले बात की गजा के जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है कि इवेंचुअली उस मैस को क्लियर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को दी जाए, जिसमें सऊदी अरब हो सकता है एक लीडिंग रोल प्ले करे और पाकिस्तान किसी हद तक उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है और एक हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ट्रेंड है, तो एक एंगल तो वो हो सकता है। दूसरा जो है वो पाकिस्तान को जिस तरह से हमने शुरू में बात की कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई चीज होती है वो यूएस की ब्लेसिंग के बगैर तो नहीं होती, तो ये जो एग्रीमेंट भी हुआ है ये यूएस की एक तरह से नॉट से ही हुआ होगा और आगे क्या वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करे इस पे काफी कयास राइया हो रही है, बिकॉज ट्रम्प कभी कहते हैं कि वो बगराम एयरबेस भी लेना चाहते हैं और फिर मिडल ईस्ट के अंदर भी वो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस पर फिर कुछ थोड़े से रिजर्वेशंस आ रहे होते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हो सकती है पाकिस्तान से, वो बड़ी अनसर्टेन है क्योंकि वो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसकी भी डिटेल्स नहीं है और शायद नहीं आएंगी, लेकिन जिस तरह से ट्रम्प पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोजी अप हो रहे हैं तो वो जैसे मैं पहले हमेशा कहता हूँ देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्पेशली जो व्हाइट हाउस के अंदर लंचेस हो, तो अब उनकी डिमांड्स क्या आएंगी और पाकिस्तान क्या वो डिमांड्स पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। माहिर बैन अल-क़ौमी अमूर डॉक्टर आदिल सुल्तान बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला हो रहा है। एशिया कप के इस मरहले में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच एक सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया और इस मैच की जो फातेह टीम होगी वो एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी और एशिया कप का फाइनल जो है वो 28 सितंबर को खेला जाएगा। अब से कुछ देर पहले जो है वो पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त बैटिंग कर रही है उसने 56 रन बनाए थे, 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। टीम थोड़ी मुश्किल में लग रही है, लेकिन देखें अब नतीजा इसका क्या निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की जानिब से खेल के मैदानों में सियासत मुसलसल जारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई की जानिब से आईसीसी को एक ईमेल लिखी गई है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत करते हुए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जो इस ईमेल में कहा गया है कि साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने ग्राउंड में इश्तियाल अंगेज इशारे किए और हारिस रऊफ ने तमाशाईन को जो है वो आपको याद होगा कोली कोली की आवाजें लगाने पर जेट क्रैश के इशारे किए थे और 6-0 का निशान बनाया था, जबकि साहबजादा फरहान ने 50 रन मुकम्मल होने पर सेलिब्रेट किया था। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से भी बगैर कैप्शन आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर शेयर की गई थी। इस वीडियो ने भी भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वीडियो में रोनाल्डो का अंदाज बिल्कुल हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन के तानों के जवाब में अपनाए गए अंदाज जैसा था। अब पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद सियासी बयान देने पर इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव भी मुश्किल में थे। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच के बाद जो उन्होंने सियासी जुमले बोले थे, पाकिस्तान ने इस पर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी को बाकायदा शिकायत की थी। पीसीबी ने अपने खत में यह मौकफ अपनाया था कि सूर्या कुमार यादव ने जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का रेफरेंस दिया और उनका ऐसा रवैया ज़ाब्ते अखलाक की रूह की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने खेल को सियासत में मुलव्वस करने और जो है वो इसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने बीसीसीआई से भी इस पर वजाहत तलब कर ली है। इससे पहले भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की थी। अब ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ऑन फील्ड राइवलरी तो थी, लेकिन ये ऑफ फील्ड जो इस वक्त हो रहा है इसका क्या बनेगा, और अभी ये जो मैच चल रहा है इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर आमिर सोहेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आमिर सोहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर बाद में जाएंगे। ये पहले आज के मैच पर अभी तक जो कुछ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कर रही है उस पर आपसे तजिया चाहता हूं। पाकिस्तानी कप्तान ने तो कहा कि हम तो पहले बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बावजूद अपनी इस ख्वाहिश के और बांग्लादेश के टॉस जीतने के और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवाने के मुश्किल में नजर आ रही है। देखिए ये एक्सक्रूशिएटिंग है टू सी द वे पाकिस्तानी बैटर्स आर गोइंग। हमेशा जब भी आप मुकाबला करते हैं और अच्छा मुकाबला करते हैं आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आज
जब दूसरा ओवर हो रहा था तो फखर जमान के पहला गेंद पैड पे लगा, दूसरा उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे नहीं आया, तीसरा उन्होंने हवा में खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे नहीं आया। तो इसका मतलब यह था कि गेंद स्लो आ रहा है। वहां पे साइम अयूब जो ऑफ स्पिनर का पहला गेंद खेल रहे थे, उन्होंने निकल के मार दिया। उनको इदराक हो जाना चाहिए था कि ये पिच इस तरह की नहीं है कि इसके ऊपर इस तरह अटैक किया जाए। सो आई थिंक हमारे प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं गेम अवेयरनेस। मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करना शुरू कर दिया है। और जो मुझे चीज नजर आ रही है, सॉफ्ट स्किल नाम की चीज कोई नहीं है कि अगर आप एज ए प्लेयर जब आपने इतने ज्यादा जीरो किए हो तो आपका दिमाग में, जब आप क्रीज पे जाते हो तो आपका दिमाग में ये होता है जो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं मैंने अंडा तोड़ना है। सो जब आपका प्लेयर जो है इस चीज को वो बिल्कुल सोच भी नहीं रहा, तो दैट इज वेरी अलार्मिंग कि एक तो टीम का सोचना होता है, फिर आपने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस का सोचना है, फिर आपका जो एक फैन फॉलोइंग डेवलप हो चुकी है आपने उनको भी सेटिस्फाई करना है। सो आई थिंक वो लग रहा है कि आई मीन दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। और जिस तरह हो रहा है, आई थिंक हमें जो है होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है अपनी क्रिकेट को अपलिफ्ट करने के लिए। राइट। चले, आई होप कि अभी हमारी जो बची कुची बैटिंग लाइनअप है वो कुछ करे और हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो कुछ करके दिखाए ताकि पाकिस्तान एटलीस्ट फाइनल के लिए तो क्वालिफाई करे। लेकिन अब मैं दूसरा जो इशू है जो बड़ा सीरियस होता जा रहा है, जैसे पहले हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्रिकेटिंग राइवलरी देखते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्रिकेटिंग राइवलरी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होती जा रही है। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये अननेसेसरी किया मेरा ख्याल है इंडिया के कैप्टन ने। ठीक है, उनको पीछे से शय होगी, बट आई थिंक ये जो था, आई थिंक इट वाज बिलो द बेल्ट। जो आप जिस जगह पे आप फाइट कर रहे हो और जहां पे आपको थोड़ा सा वहां पे एम्बैरेसमेंट हुई है, आपने उधर बेहतर करने की कोशिश करनी है। दूसरी जगह पे आप आके वो अपना सेंटिमेंट जो है वो रजिस्टर करवाते हुए वो बुरा लगता है। और फिर आईसीसी के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, लॉज है, उसकी ये मुनाफी था। और मैं ये समझता हूं कि आईसीसी को अभी भी बजाय इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछने का, दे हैव टू रिएक्ट। लेवल 3 लेवल 4 लगता है इंडियन कैप्टन के ऊपर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जो लॉज बताते हैं उनके ऊपर, कैप्टन्स के ऊपर जो है मैच रेफरीज और आईसीसी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई वो ब्रीच करते हैं तो उनको बैन लगाते हैं, दूसरे प्लेयर्स को छोटा मोटा फाइन करके, अगर या बहुत बड़ी ब्रीच है तो बड़ा फाइन कर देते हैं, बट कैप्टन्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आई थिंक इंस्टेड कि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लिख रहा है, इनको जो है रिएक्ट करना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनको पूछना चाहिए था मैच रेफरी से। ही वाज इन चार्ज ऑफ द गेम। एक तो उन्होंने ये सियासी बयान दिया, और उसके बाद जब इन्होंने हाथ नहीं मिलाए, और आपका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो बिल्कुल साफ कैटेगोरिकली कहता है कि यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन। जब आपने हाथ मिलाने से इनकार किया, आईसीसी और एमसीसी की स्पिरिट ऑफ द गेम कहती है कि आपने अगर जीतना है तो ग्रेस दिखानी है, हारना तो ग्रेस दिखानी है। यू हैव टू ग्रीट द ओपोनेंट, और बड़े कॉर्डियल तरीके से। ये नहीं हुआ। इसके ऊपर मैच रेफरी को जो है रिएक्ट करना चाहिए था, और उनको प्लेयर्स को अगर फाइन नहीं तो रेप्रिमांड करना चाहिए था। इफ मैच रेफरी, लेकिन एक इंप्रेशन तो जो पाकिस्तान, आमिर सोहेल साहब, आमिर भाई, एक इंप्रेशन जो है वो ये कि इंडिया जो है वो बड़ा असर रसूख है इनका आईसीसी में, और शायद कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि वी कैन गेट अवे विद इट। तो आपको लगता है नहीं वो ठीक है जो है वो दुरुस्त है? आईसीसी नहीं, आईसीसी देखे, आईसीसी फॉर्म है, बॉडी है, ये डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स सारे गवर्निंग मेंबर हैं। सो जो भी फैसले होते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर मैच रेफरी ने नहीं किया तो आप आईसीसी के पास जाओ, और अगर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई और जो है आपको डिनाई करता है, यू रीच आउट टू द डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स जो मेंबर है, उनको बताएं कि ये ब्रीच हुई है, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। अगर आपने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया तो आइंदा जाके जो है फिर हर कोई जो है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। इट विल बिकम अ पॉलिटिकल बैटलफील्ड। सो आईसीसी हैड टू रिएक्ट। और जो मैं बात फिनिश करना चाह रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब दोबारा से कहना चाहिए ये नेग्लिजेंस थी मैच रेफरी की।
जिसकी वजह से हमने कहा था कि इसको पुल आउट करें। सो अब पाकिस्तान, चूंकि आईसीसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस बहुत तगड़ा हो गया है। सो दे कैन नाउ ग्राइंड द मैच रेफरी, अपना जो क्लेम है ना उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। राइट। और आपको लगता है ये सब कुछ जो भारतीय टीम ने किया, आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त ऑफ द फील्ड राइवलरी शुरू हो गई है और खेलों में जिस तरह से जो है वो सियासत जो है वो अब ज़्यादा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि खेल कम से कम होता जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो आईसीसी को जो है वो अप्रोच किया गया, जो कुछ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, और फिर जवाब में अब भारत ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों की भी जो है वो शिकायत कर दी है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से मेज़बान रहमान अजहर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।